इन भेदों से ज्यादा इन नियमों के बारे में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PR के एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PR के स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि संज्ञा को किस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। तो संज्ञा हमारे जो शब्द हैं, शब्द के जो 4 भेद हैं, उसका जो चौथा भेद है यानी चौथा प्रकार है प्रयोग या प्रकार के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो हमारी शब्दों पर बनाई गई इस वीडियो को जरूर देखें, और इसमें मैंने शब्दों के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। इसी तरह से अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो ये तो हमारी रटी रटाई डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम इससे कुछ परे देखें तो फ्रेंड्स, इस विश्व में, इस दुनिया में प्रत्येक पदार्थ या प्राणी का एक नाम होता है और वही नाम उसकी संज्ञा है। यदि नाम या संज्ञा ना हो तो किसी भी प्राणी या पदार्थ की पहचान अधूरी होती है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसका नाम पेन है, कोई चेयर या पुस्तक या मेज, ये सब नाम है और इसी नामों से ये पहचाने जाते हैं। तो ये नाम यानी संज्ञा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम संज्ञा के भेदों के बारे में। तो हिंदी में संज्ञा का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 आधारों पर किया गया है। एक है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा और दूसरा है अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फ्रेंड्स, जो हमने शब्दों में पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर शब्द, उसमें भी हमने शब्दों को 3 भागों में पढ़ा था, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो वो यही है, इनकी डेफिनेशन और उन शब्दों की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है और आप इस लिंक के सहारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेदों के बारे में। फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, जो कि हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। यदि आपके पास प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं जनरली, तो आप लगाएंगे 5 भेद हैं, जो कि ये हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदी में कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि संज्ञा के केवल 3 भेद हैं, जो कि हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो इसमें डिफरेंस क्यों करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, यदि हम इनको प्लूरल कर देते हैं यानी इनको बहुवचन में बदल देते हैं तो ये जातिवाचक का हिस्सा बन जाती हैं। यानी समूहवाचक संज्ञा को यदि हम प्लूरल में यानी बहुवचन में बदल देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, अगर हम उन्हें प्लूरल कर दें तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो इस तरह से कुछ विद्वानों ने बताया है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 ही भेद हैं। लेकिन यदि आपके पास प्रश्न आता है और आयोग आपसे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप 5 भेद बताएंगे। तो चलिए इन भेदों को एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमारे पास संज्ञा का सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। फ्रेंड्स, केवल इन 3 नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। व्यक्ति का नाम जैसे हमने कहा राम, मोहन। अगर हम वस्तु की बात करें तो पुस्तक, मेज, कुर्सी। और अगर हम स्थान की बात करें तो दिल्ली, पटना आदि। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल इन 3 नामों को ही शामिल किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम संज्ञा के दूसरे भेद यानी जातिवाचक संज्ञा के आधार पर। फ्रेंड्स, अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिस्कस किया, तो उसे कंपेयर करते हुए हम जातिवाचक संज्ञा को डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा कि इसमें 3 नामों को शामिल किया जाता है, व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के। तो यदि जातिवाचक संज्ञा की बात यदि हम करते हैं तो इसमें व्यक्तियों के, वस्तुओं के और स्थानों के नाम को शामिल किया जाता है। यानी यदि हम बात करें व्यक्तियों, वस्तुओं
और स्थानों की संपूर्ण जाति का बोध जो शब्द कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यदि कहा राम, तो राम जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि हम कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य शब्द जो है वो किसी एक व्यक्ति का बोध न कराते हुए सभी व्यक्तियों का बोध कराएगा, अतः ये शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हम चाहे राम, मोहन या सो ऑन कितने भी शब्द हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, उन सबको हम मनुष्य कहते हैं, अर्थात मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर नदी है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। लेकिन यदि हम कहते हैं नदी, तो इस शब्द से विश्व की सभी नदियों का बोध होता है, इसीलिए नदी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे भेद समूहवाचक संज्ञा के बारे में। फ्रेंड्स, इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के साथ, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है और समूहवाचक संज्ञा भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन क्या डिफरेंस है? देखो, अगर जातिवाचक संज्ञा की हम बात करें तो ये जो समूह होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, जबकि समूहवाचक जो संज्ञा है उसमें हम ऐसे लोगों के समूह को शामिल करते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पुलिस, सेना, आयोग। तो जैसे हम बात करें पुलिस के बारे में, तो ये विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी आपके शहर में अंदरूनी सुरक्षा के लिए इस विभाग का गठन किया जाता है, जिसमें बहुत सारी जाति के लोग, जैसे सबसे पहले अगर हम कहेंगे महिला और पुरुष, फिर उसके बाद जो अन्य उपजातियां आती हैं, वो सब लोग किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से सेना, ये हमारी बाहरी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है और इसमें भी विभिन्न जातियों के लोग कार्य करते हैं। उसके बाद आयोग, परिवार, ये सब हमारे समूहवाचक के एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे भेद द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम उन पदार्थों को रखते हैं जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो इसमें 3 पदार्थों को शामिल किया जाता है, एक है ठोस, द्रव और गैस। ठोस के एग्जाम्पल हैं लोहा, लकड़ी, ऊन, तांबा, पीतल इत्यादि। इसके अलावा द्रव पानी, दूध, जूस, घी, तेल, ये सब लिक्विड यानी द्रव के उदाहरण हैं। और गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब गैसों के उदाहरण हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें भेद यानी भाववाचक संज्ञा के बारे में। फ्रेंड्स, केवल भाव को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा विनम्रता, बुढ़ापा, मित्रता। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि भाव को स्पष्ट करते हैं और इन्हीं शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम कुछ और तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में यदि कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उनसे हमें भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने कहा संज्ञा, यदि हम कहें संज्ञा, लड़का एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इससे हमने बनाया लड़कपन, तो लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से अपना सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह से घबराना एक क्रिया है और घबराहट का भाव होता है, तो घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है। अब विशेषण अच्छा या बुरा, तो इससे बन जाएगा अच्छाई या बुराई। तो अच्छाई और बुराई का भाव होता है, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा है, जबकि अच्छा या बुरा होना विशेषता। तो फ्रेंड्स, संज्ञा के इन 5 भेदों के अलावा कुछ विशिष्ट प्रयोग भी हैं जो 3 नियमों में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उन भेदों से ज़्यादा इन नियमों के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो रूल फर्स्ट यानी नियम पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। फ्रेंड्स, आपके पास प्रश्न आएगा कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, और आपसे पूछेगा इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो आपको अंडरलाइन शब्द में वो संज्ञा बतानी है। तो यदि आप देखेंगे कि हरिश्चंद्र, तो ये तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन अगर आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध ना कराते हुए ऐसे व्यक्तियों की जातियों का बोध करा रहा है जो कि सत्य बोलते हैं।
तो यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे नियम के बारे में, जो कि कहता है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा जाएगा उपरोक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो आप देखेंगे पंडित। तो पंडित किसी जाति का बोध कराता है, यानी ये शब्द किसी जाति का बोध कराता है, लेकिन इस वाक्य में पंडित किसी जाति का बोध ना कराते हुए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध करा रहा है, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां जो आपके पास प्रश्न आएगा तो उसमें आप जातिवाचक ना लगाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा को टिक करेंगे। बात करते हैं हम संज्ञा के तीसरे नियम के बारे में या तीसरे विशिष्ट प्रयोग के बारे में। तो वो है यदि समूह, द्रव्य या भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो ये जो संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसे अगर हम समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल लें, सेना, तो सेना समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि हम कहते हैं सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया, तो सेनाओं, अगर इस तरह का शब्द प्रयोग होता है या सेना को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर द्रव्यवाचक के अंतर्गत हम कहें लकड़ी, तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन लकड़ियां जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगी। और यदि हमने कहा भाववाचक संज्ञा में, हमने कहा बुराई, और बुराई को बहुवचन में बदला बुराइयां या बुराइयों, जैसे हमने कहा कि बुराइयों से बचें, तो बुराइयों यहां पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तो फ्रेंड्स, संज्ञा के बारे में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।